दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हम टेंशन को समझ रहे थे। हमने टेंशन के नेचर को देखा कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और उसके बाद हम बोर्ड पे उसकी जो कैलकुलेशन है उसको हमने किया, और हमने उसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट किया यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ। तो आज का जो एपिसोड है वो हम उसी पे डिवोट करेंगे और थोड़ा फर्दर इसका एनालिसिस करेंगे। मैं आपको जहाँ पे हमने लास्ट एपिसोड ख़त्म किया था मैं उसी स्क्रीन से स्टार्ट कर रहा हूँ उसको, और इसको थोड़ा सा दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने जो एक्सपेरिमेंट देखा उसमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट क्या था जिसमें हम ब्लॉक को ऊपर की तरफ उठा रहे थे। तो सबसे पहले हमने 1 किलोग्राम का ब्लॉक लिया था और उसको हम लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे। हम फोर्स को बढ़ाते जा रहे थे। एक पॉइंट के बाद ब्लॉक जो है वो लिफ्ट होना स्टार्ट हुआ, और एक पॉइंट के बाद ब्लॉक जो है वो लिफ्ट हो गया। तो इस प्रोसेस को अगर आप देखते हो तो इस प्रोसेस को आप ऐसे समझ सकते हो कि जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था उसमें हमारे पास एक ब्लॉक था 1 किलोग्राम का, ठीक है, 1 kg का ब्लॉक था, और यहां पे मैं फोर्स लगा रहा था। असल में स्ट्रिंग कनेक्ट थी यहां पे, तो स्ट्रिंग फोर्स लगा रही थी। जो मैंने ऊपर से खींच रहा था वही फोर्स जो है, उतना ही फोर्स यहां पे स्ट्रिंग ने ट्रांसफर कर दिया ब्लॉक के ऊपर। तो यहां पे जो टेंशन होगी वो F के बराबर ही होगी। आप बोलोगे सर टेंशन जो है F के बराबर क्यों होगी? वो हमने न्यू एक्शन रिएक्शन पेयर से हमने समझाया था कि जरा देखो, स्ट्रिंग के ऊपर नेट फोर्स 0 है, तो स्ट्रिंग के ऊपर अगर मैं ऊपर की तरफ फोर्स F लगा रहा हूं तो ये ब्लॉक भी स्ट्रिंग के ऊपर क्या करेगा, नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। तो ब्लॉक ने ये जो F है ये क्या है, ऊपर वाला F जो है वो है फोर्स ऑन स्ट्रिंग बाय मी। मैंने जो फोर्स लगाया है स्ट्रिंग के ऊपर वो ये वाला F है, और ये वाला F कौन सा है, फोर्स ऑन स्ट्रिंग बाय ब्लॉक, सो दैट नेट फोर्स इसके ऊपर 0 हो सके। तो स्ट्रिंग के ऊपर F फोर्स लग रहा है ब्लॉक के द्वारा। ब्लॉक जो है F फोर्स लगा रहा है स्ट्रिंग के ऊपर। अब एक्शन रिएक्शन पेयर क्या कहता है? एक्शन रिएक्शन पेयर कहता है कि अगर ब्लॉक स्ट्रिंग के ऊपर लगा रहा है तो स्ट्रिंग ब्लॉक के ऊपर लगाएगी। तो इसका मतलब स्ट्रिंग भी ब्लॉक के ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी। अगर ब्लॉक स्ट्रिंग को नीचे खींच रहा है तो स्ट्रिंग ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींचेगी, और उस फोर्स को हम टेंशन फोर्स बोल देते हैं। तो इसका मतलब टेंशन की वैल्यू किसके बराबर होगी? एक्शन रिएक्शन पेयर से आप F के बराबर बोल सकते हो। तो जब हम पहला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे तो उसमें मैं ऊपर की तरफ फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा था। उससे आपने देखा कि ब्लॉक शुरू में लिफ्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ उसको आप जानते हो। अब आप न्यूटन सेकंड लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हो। मेरा जो फोर्स है वही टेंशन का रूप ले चुका है। यहाँ पे इस ब्लॉक के जो कनेक्टिविटी, जो ब्लॉक से हमने स्ट्रिंग कनेक्ट की हुई थी उसमें वहां पे जो ऊपर की तरफ जो मैं फोर्स लगा रहा था वो टेंशन का रूप ले चुका है। यहाँ पे वो टेंशन फोर्स बन गया है। और यहाँ पे ब्लॉक के ऊपर क्या लग रहा है, एक mg फोर्स लग रहा है। m की वैल्यू यहाँ पे 1 कर दो तो 1 × g फोर्स यहाँ पे लग रहा है। और क्योंकि ब्लॉक टेबल पे रखा हुआ है तो टेबल पे एक और फोर्स एक्ट कर रहा है जिसको हम नॉर्मल फोर्स बोल सकते हैं, n0 फोर्स हम बोल सकते हैं। तो अगर मैं यहां पे इक्वेशन लिखूं न्यूटन सेकंड लॉ की, तो मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि T + n0 इज इक्वल टू mg, क्योंकि यहां पे ब्लॉक जो है वो टेबल पे रेस्ट पे रखा हुआ है, लिफ्ट नहीं हो रहा, तो ये mg के बराबर है। यहां से अगर आप T की वैल्यू को अगर आप देखोगे तो T इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, mg माइनस n0। mg माइनस n0, T की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg माइनस n0। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं F को बढ़ा रहा हूं। F को बढ़ाने का मतलब मैं T को इंक्रीज कर रहा हूं। तो इधर वाला इंक्रीज होगा तो इसका मतलब n0 क्या करेगा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा। जो नॉर्मल फोर्स है जो टेबल की वजह से इस ब्लॉक के ऊपर लगा हुआ है, वो जो नॉर्मल फोर्स है वो धीरे धीरे क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब T की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, mg के बराबर हो जाएगी। n0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। उस पॉइंट पे T की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg के बराबर हो जाएगी। वहां पे अब आपका, क्योंकि नॉर्मल फोर्स 0 हो रहा है, तो वहां पे अब आपका ब्लॉक जो है लिफ्ट होना स्टार्ट होगा। हल्का सा जैसे मैं टेंशन को और बढ़ाऊंगा, क्योंकि टेंशन मेरी mg से बड़ी हो गई है और नॉर्मल फोर्स मेरा 0 हो चुका है, क्योंकि कॉन्टैक्ट ब्रेक हो गया। अब कॉन्टैक्ट कब ब्रेक होगा, जब नॉर्मल फोर्स मेरा 0 हो जाए, उस पॉइंट पे कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब उस पॉइंट पे क्या होगा दोस्तों, उस पॉइंट पे T और mg की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर। T और mg की वैल्यू बराबर हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही मैंने T को हल्का सा और बढ़ाया mg से, क्या होगा दोस्तों, उस केस में आपका नॉर्मल फोर्स, कॉन्टैक्ट क्योंकि ब्रेक हो गया तो नॉर्मल फोर्स रहा ही नहीं, नॉर्मल फोर्स मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। और लिफ्ट आपकी, ये जो ब्लॉक है वो आपका ऊपर की तरफ लिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि T की वैल्यू मैंने mg से बड़ी रखी हुई है। फिर एक पॉइंट पे आके मैंने क्या कर दिया, एक पॉइंट पे आके वापस T को मैंने mg के बराबर ही कर दिया। तो जैसे मैंने T को mg के बराबर किया, ब्लॉक फिर से वहां पे रुक गया, फिर से उस पोजीशन पे रुक गया। तो वहां पे T की वैल्यू mg के बराबर है, T की वैल्यू mg है, और यहाँ पर नॉर्मल फोर्स नहीं है अब, क्योंकि अब ब्लॉक लिफ्ट हो चुका है, अब हवा में आ गया है, कॉन्टैक्ट नीचे से ब्रेक हो चुका है।
तो ब्रेक हो चुका है, तो वहां पे टी की वैल्यू किसके बराबर है? mg के बराबर है। टी की वैल्यू अब mg के बराबर है, ठीक है। और टेंशन आपने उससे जो आपका रबड़ बैंड आपने लगा रखा था उससे भी आपने देखी कि वो इलोंगेट हो रखा है, ठीक है। तो ये चीज हमने देखी। अगर मैं कॉन्टिन्यूसली उसको एक्सेलरेट करता रहता ब्लॉक को, अगर टी की वैल्यू को मैं mg से बड़ा रखता तो ऑब्वियसली ब्लॉक लिफ्ट होगा और लिफ्ट होगा और वो एक्सेलरेट होता चला जाएगा उस केस में। तो अगर ब्लॉक मेरा एक्सेलरेट होता जा रहा है, अगर मैं टी को वापस mg के बराबर नहीं कर रहा हूं, ब्लॉक को रोकने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक नई पोजीशन पे ब्लॉक को रोक रहा हूं ना मैं, तो नई पोजीशन जहां पे ब्लॉक फिर से रेस्ट पे आएगा वहां पे टी की वैल्यू mg के बराबर होनी चाहिए। जब वो हवा में उठा हुआ था, ब्लॉक जब हवा में उठा के यहां भाई देखो मैंने नीचे से उसको ऊपर उठाया, नीचे से ऊपर उठाने वाले प्रोसेस में टी की वैल्यू mg से बड़ी होनी चाहिए, तभी तो ये ऊपर उठेगा। अब जब मैं इसको वापस रेस्ट पे लाया हूं तो वहां पे वापस से क्या हो गया? वहां पे टी की वैल्यू mg के बराबर करनी पड़ेगी मुझे वापस से। तो सोचिए टी की वैल्यू अगर mg के बराबर है तो एक्सेलरेशन मेरी क्या हो जाएगी? 0, और ब्लॉक जो है वो वापस से रेस्ट पे आ जाएगा। लेकिन सोचिए अगर मैं कंटिन्यूसली ब्लॉक को ऊपर की तरफ ले जाता, कंटिन्यूसली मेरा टी जो है वो बड़ा होता है mg से, तो ब्लॉक जो है वो ऊपर जाता रहता है और ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होता रहता है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होता ब्लॉक। तो उस केस में टी की वैल्यू mg से बड़ी होती। कितनी बड़ी होती वो आपको निकालनी पड़ेगी न्यूटन सेकंड लॉ से। T माइनस mg मस्ट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ब्लॉक की क्या एक्सेलरेशन है उसके बराबर होती है। और T की वैल्यू क्या आती है जरा फिर आपकी m इंटू जी प्लस ए आती। इसका मतलब टेंशन जो है वो आपकी ज्यादा हो जाती, टेंशन जो है वो आपकी ज्यादा हो जाती। अगर आप ब्लॉक को एक्सेलरेट कर रहे हो और एक्सेलरेट करते ही जा रहे हो, एक्सेलरेशन नॉन जीरो है आपकी, तो उस केस में टेंशन जो है mg के बराबर नहीं आएगी, mg से ज्यादा आएगी। हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमने मास को थोड़ा सा ज्यादा ले लिया था, 1.95 किलोग्राम। तो जब हम 1.95 किलोग्राम को जब हम ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे थे, वही फोर्स टेंशन का रूप ले चुका है ब्लॉक के पास। तो यहां पे अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, FBD बनाऊं यहां पे, तो T प्लस एन नॉट मस्ट बी इक्वल टू, क्योंकि एन नॉट फोर्स भी तो लग रहा है ना, टेबल पे रखा हुआ था वो ना पहले, तो T प्लस एन नॉट जो है आपका 1.95 G के बराबर आ जाएगा यहां से। तो T की वैल्यू आएगी। अब जैसे T बढ़ाओगे वैसे वैसे एन नॉट क्या होगा? कम होगा, ठीक है। लेकिन इस केस में स्ट्रिंग ब्रेक हो गई थी। क्यों? क्योंकि इसको लिफ्ट करने के लिए, इसको ऊपर उठाने के लिए टी की वैल्यू एटलीस्ट mg के बराबर होनी चाहिए। मतलब इसको बढ़ाते बढ़ाते कहां तक लाना है? mg के बराबर लाना है, एन नॉट को 0 करना है मुझे। लेकिन इस लेवल तक आने से पहले ही स्ट्रिंग क्या होगी? मेरी ब्रेक होगी। इसका मतलब इतने mg फोर्स के बराबर टेंशन को स्ट्रिंग हैंडल नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो टेंशन, वो जो स्ट्रिंग है वो ब्रेक हुई, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। अब मैं आज का जो एपिसोड है उसमें हम एक तो टेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे कोई ब्लॉक एक्सेलरेट होता है। अगर कोई ब्लॉक एक्सेलरेट हो रहा है तो उसकी टेंशन जो है वो mg के बराबर नहीं आती, m इंटू जी प्लस ए के बराबर आती है। थ्योरेटिकली तो आपने देख लिया, बट एक्सपेरिमेंटली अगर उसको हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो उसको जरा हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे अभी, ठीक है। दूसरी चीज हम क्या करने जा रहे हैं? दूसरी चीज हम इस नॉर्मल फोर्स को एनालाइज करने जा रहे हैं। हमने देखा कि जैसे टेंशन बढ़ेगी नॉर्मल फोर्स हमारा कम होता चला जाएगा। अब इसको हम कैसे देख सकते हैं? क्या हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नॉर्मल फोर्स हमारा कम होता जा रहा है? बिल्कुल ऑब्जर्व कर सकते हैं दोस्तों। कैसे ऑब्जर्व करेंगे? हमारा जो वेइंग स्केल होता है, वो वेइंग स्केल क्या दिखाता है भाई? अगर मान लीजिए जो भी आप मास को मेजर करते हो, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए वेइंग स्केल है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे लोड सेल है, तो लोड सेल से सेम वही आप चीज करते हो। यहाँ पे मान लीजिए 1 किलोग्राम का ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक रेस्ट पे है, तो वेइंग स्केल क्या दिखाता है? 1 किलोग्राम दिखा देता है आपको, 1000 ग्राम दिखा देता है। तो असल में कौन सा मास दिखा रहा है? ये असल में इसका नॉर्मल फोर्स को रीड करता है। ध्यान रखिएगा, जो सरफेस है, जो वेइंग स्केल का सरफेस है, वो ब्लॉक के ऊपर कितना नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, उस नॉर्मल फोर्स को रीड करता है। उस नॉर्मल फोर्स को जी से डिवाइड करके उसको मास की रीडिंग दिखाता है। इसका मतलब जो वेइंग स्केल होता है वो नॉर्मल फोर्स को रीड करने के ही काम आता है। जो आप खड़े होते हो वेइंग स्केल के ऊपर और अपना मास मेजर करते हो, वो बेसिकली क्या है? आप जब वेइंग स्केल के ऊपर खड़े हो जाते हो तो ग्रेविटी आपको नीचे की तरफ खींच रही है, ग्रेविटी आपको नीचे की तरफ खींच रही है, और क्योंकि आप रेस्ट पे हो तो जितने ग्रेविटी खींच रही है उतना ही नॉर्मल फोर्स आपको ऊपर की तरफ लगा रहा है। इसका मतलब वेइंग स्केल क्या देखता है? कितना ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, वेइंग स्केल उसको देख रहा है, और उसको फिर जी से डिवाइड करके आपको मास दिखा देता है कि कितना मास है आपका। सिंपल, और कुछ नहीं है। तो ये हमारा वेइंग स्केल है। तो वेइंग स्केल बेसिकली वेट को मेजर करता है, इसको वेट बोलते हैं भाई। आगे चल के मैं वेट के ऊपर डिस्कस करूंगा, बट फिलहाल के लिए बस आप इतना ध्यान रखिए, वेइंग स्केल जो है आपके वेट को दिखाता है। तो वेट को कैसे रीड करता है? इस नॉर्मल फोर्स से रीड कर लेता है। ये नॉर्मल फोर्स को ही हम यहाँ पे वेट बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये मेजर होता है। तो हम इस नॉर्मल फोर्स को देख सकते हैं फिर कैसे? यूजिंग वेइंग स्केल। तो चलिए जरा इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि जैसे मैं टेंशन बढ़ा रहा था वैसे वैसे कैसे ये कम हो रहा था, कैसे ये कम हो रहा था।
और एक पॉइंट के बाद कैसे स्ट्रिंग ब्रेक हुई उसको भी जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को जो हमने पहले परफॉर्म किया था उसी को अब हम दूसरे तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो मिलते हैं एक्सपेरिमेंट सेटअप में एंड इसको परफॉर्म करके देखते हैं। तो दोस्तों हमारा एक्सपेरिमेंट सेटअप रेडी है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि किस तरह से इस एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट लास्ट एपिसोड में आप ऑलरेडी देख चुके हो, जिसमें हमने एक ब्लॉक को 1 किलोग्राम के ब्लॉक को हमने अपने हाथ से उठाया था। तो हमने उसमें टेंशन के नेचर को महसूस किया था। अब हम यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे टेंशन के नेचर के साथ साथ थोड़ा बहुत रीडिंग को भी लेंगे, खासकर नॉर्मल फोर्स को रीड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने जो एनालिसिस किया बोर्ड पे आपने उसमें देखा कि जैसे जैसे टेंशन फोर्स बढ़ती है वैसे वैसे नॉर्मल फोर्स हमारा कम होता है। और नॉर्मल फोर्स को मेजर कैसे करोगे, नॉर्मल फोर्स को मेजर करने के लिए हम वेइंग स्केल का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने उसी सेटअप को फिर से रखा हुआ है और इस बार जो मैं फोर्स लगाऊंगा वो अपने हाथ से नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे उसको मेजर करना है प्रॉपरली। तो इसलिए जो फोर्स लगाया जा रहा है वो इस बार हम ब्लॉक से लगाएंगे। इधर आप देख सकते हो हमने एक सेटअप किया हुआ है जिसमें 2 पुली लगी हुई हैं और यहाँ पे एक ब्लॉक है 1000 ग्राम्स का और यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगी हुई है और उस स्ट्रिंग में हमने एक रबर बैंड लगा रखा है, ठीक है, जो इलास्टिक रबर बैंड पहले भी आपने देखा था, जिससे हम टेंशन को ऑब्जर्व भी कर पाएंगे, देख भी पाएंगे, ठीक है, कि टेंशन आ रही है, इसके अंदर तनाव आ रहा है, उसको देखने के लिए हमने इस चीज़ को लगाया है रबर बैंड को। तो इस तरह से हमारे पास ये स्ट्रिंग लगी हुई है और यहाँ पे हमारा ब्लॉक है। तो इस ब्लॉक के ऊपर हम मास को इंक्रीज करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे हमारा mg फोर्स इंक्रीज होगा और वही mg फोर्स यहाँ पे टेंशन का रूप ले लेगा। तो इसका मतलब इस ब्लॉक के ऊपर अब 3 फोर्सेस लग रहे हैं। कौन कौन सा, एक तो ऊपर की तरफ टेंशन, एक नीचे वाला जो नॉर्मल है वो भी ऊपर की तरफ लग रहा है और एक इसका खुद का mg नीचे की तरफ लग रहा है। तो इसके ऊपर अगर इसका FBD बनाओगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, तो इसके ऊपर 3 फोर्सेस लगेंगे आपको, टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स और एक mg। अब अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ लगाऊं तो फिलहाल ये रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे है तो इसका मतलब नेट फोर्स इसके ऊपर 0 होना चाहिए। इसका मतलब नॉर्मल फोर्स प्लस टेंशन मस्ट बी इक्वल टू mg। तो यहां से आप टेंशन फोर्स की वैल्यू निकालोगे तो mg माइनस नॉर्मल फोर्स आएगा। अब आप जरा सोचिए, टेंशन की वैल्यू को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो इसका मतलब नॉर्मल फोर्स की वैल्यू मेरी क्या होगी, कम होगी। तो ये जो रीडिंग आपको नजर आएगी ये नॉर्मल फोर्स को दिखाएगी और ये देखिएगा ये कम होती चली जाएगी, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये मेरा 1000 ग्राम्स का है। मैं आपको इवन इसको एक बार इसको थोड़ा लिफ्ट करता हूँ, थोड़ा सा इसको फ्री करता हूँ, यहाँ से हल्का सा स्ट्रिंग को फ्री करता हूँ। आप देख भी पा रहे होंगे कि 1004 ग्राम्स के राउंड है। मैं इसको थोड़ा कैलिब्रेट कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। हाँ, तो अभी आप देखिए फिलहाल 0 पे है ये और इसको मैंने रखा तो ये ऑलमोस्ट 1000 ग्राम्स के राउंड है। 4-5 ग्राम का हमेशा एरर रहता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको ऊपर उठाया हुआ है सो दैट इसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे, ठीक है। और ये 1000 ग्राम्स के राउंड है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इधर एक मास 100 ग्राम का लगा रहा हूँ। यहाँ पे 100 ग्राम का मैंने एक मास लगा दिया। तो 100 ग्राम का मास लगाने से आप देखेंगे कि जो mg फोर्स इसका जो लग रहा है वो mg फोर्स यहाँ पे ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये रेस्ट पे है। रेस्ट पे है तो इधर टेंस जो इसका mg है, भाई ये भी तो रेस्ट पे है ना। इसके ऊपर अगर आप न्यूटन सेकंड लॉ लगाओगे तो ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि mg फोर्स नीचे है और ऊपर यहाँ पे टेंशन है ऊपर की तरफ, तो T मस्ट बी इक्वल टू mg होना चाहिए। और वही टेंशन यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ खींचेगी। जो टेंशन इसको यहाँ पे ऊपर की तरफ लगी हुई है वही टेंशन यहाँ पे भी ऊपर की तरफ लगेगी, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि स्ट्रिंग में हर पॉइंट पे टेंशन क्या रहती है, सेम रहती है। डायरेक्शन को इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन को लास्ट एपिसोड में हमने देखा था। तो यहाँ पे टेंशन फोर्स ऊपर है, यहाँ पे भी टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ है, ठीक है। अलोंग द स्ट्रिंग होती है ना टेंशन फोर्स, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ और यहाँ पे भी ऊपर की तरफ। और जितना ये mg होगा उतनी ही टेंशन यहाँ पे आ जाएगी। तो अब जरा सोचिए यहाँ पे नॉर्मल फोर्स क्या आना चाहिए, फिर नॉर्मल फोर्स आना चाहिए 100g इसका 1000g इसका नीचे की तरफ, 100g ऊपर की तरफ और एक और नॉर्मल फोर्स यहाँ पे ऊपर की तरफ। तो नॉर्मल फोर्स अगर न्यूटन सेकंड लॉ से यहाँ पे मैं निकालूं तो नॉर्मल फोर्स यहाँ पे 900g आना चाहिए और उसको g से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 900 किलोग्राम का मास रीड करना चाहिए ये। लेकिन ये कितना रीड कर रहा है, ये तो 909 रीड कर रहा है। इसका मतलब है जो 100g है वो यूं का यूं माइनस नहीं हुआ 1000 में से, कितना माइनस हुआ, 91 माइनस हुआ, 91g माइनस हुआ है इधर। 1000g में से 91g माइनस हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है, बिकॉज ये पुली जो है ना, इनके ये जो कनेक्शन बने हुए हैं यहाँ पे, इसमें फ्रिक्शन है पुली में, स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है। सारा का सारा फोर्स इधर ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो आप ये एरर को मान के चलिए। 4-5 ग्राम का तो इसमें भी एरर रहता है, 4-5 ग्राम्स का एरर हमेशा रहेगा। और कुछ आपका इनमें जितना आप इस फोर्स को बढ़ाते जाओगे, जितना ये जो नीचे की तरफ वजन बढ़ता जाएगा इसका, उतना इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता चला जाएगा।
तो उस फ्रिक्शन की वजह से भी दिक्कत आ रही है भाई, जो इनके कनेक्शन है ना पुली के ये वाले कनेक्शन, और ऊपर से थोड़ा बहुत थ्रेड भी आया है इसके ऊपर, उसकी वजह से भी आप ये मान के चले कि थोड़ा मोड़ा एरर इसमें रहेगा, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉपर्ली ट्रांसफर नहीं होगा। जितना बढ़ाओगे उतना एरर आपको ज्यादा नजर आएगा। तो फिलहाल हमें लग रहा है कि 100G हमने लगा रखा है, लेकिन यहाँ पे 91G टेंशन ऊपर लगी हुई है, क्योंकि 1000G माइनस 91G करोगे तभी तो नॉर्मल फोर्स आएगा, और नॉर्मल फोर्स 909 आ रहा है। इसका मतलब 91 ग्राम ही माइनस हुआ है, जबकि होना चाहिए था 100 ग्राम। तो उसका कारण मैंने आपको बता दिया कि ऐसा क्यों होगा। जितना मास हम यहाँ पे बढ़ाएंगे उतना ये आपको एरर भी ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि उतना यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन का जो असर है वो ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। उसको हम आगे चल के देखेंगे, बट फिलहाल हम और चीज को बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जैसे ही इधर मास बढ़ाओगे वैसे वैसे इसमें टेंशन बढ़ेगी, और टेंशन बढ़ेगी तो नॉर्मल फोर्स मेरा क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो चलिए जरा देखते हैं। मैं थोड़ा और मास इंक्रीज कर रहा हूँ, तो फिलहाल मैं 500 ग्राम्स को और ऐड कर रहा हूँ। तो 100 ये था और 500 ये है, तो 600 ग्राम्स मैंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। अब जरा देखिएगा नॉर्मल फोर्स कितना होगा, और यहाँ पे इसको आप देख सकते हो ये इंक्रीज हुआ है, इसकी लेंथ इंक्रीज हुई है, और इससे आपका जो नॉर्मल फोर्स है, अब यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे ये देखो अभी भी लिफ्ट नहीं हो रहा है, लिफ्ट होना भी नहीं चाहिए था। उसका लॉजिक हमें नजर भी आ रहा है कि क्यों लिफ्ट नहीं होना चाहिए था। उसका कारण ये है कि सोचिए 600 ग्राम यहाँ पे नीचे की तरफ लग रहा है, और ये रेस्ट पे है फिलहाल, वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है इसका। तो अगर ये वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो इसके ऊपर जो mg नीचे की तरफ लगा हुआ है वही मेरा टेंशन होगा यहाँ पे। तो t की वैल्यू क्या होगी, 600G होगी, और वही t यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो टेंशन है वो कितनी है, 600G की है। 600G की टेंशन यहाँ पे लगी हुई है, और ये 1000G का नीचे की तरफ है। तो 400G जो है वो नॉर्मल फोर्स होना चाहिए अब यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ से। तो 400 ग्राम्स दिखाना चाहिए, लेकिन ये तो 460 दिखा रहा है। इसका मतलब 60 ग्राम का यहाँ पे है। वो इसलिए भी स्टैटिक फ्रिक्शन आपका बढ़ गया है यहाँ पे, ठीक है, उसका असर और ज्यादा बढ़ गया है मास बढ़ाने से। मैंने आपको पहले बताया था कि ये आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। तो एनीवे वो आप छोड़िए, बट आप ये देखिए कि यहाँ पे अगर मैं मास इंक्रीज कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी मेरा नॉर्मल फोर्स कम हो रहा है। अब एक काम करते हैं, मैं फर्दर मास को इंक्रीज कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, टेंशन बढ़ गई है स्ट्रिंग के अंदर। वो यहाँ से इलास्टिक जो हमने रबर बैंड लगाया उससे आप महसूस कर सकते हो, इसमें खिंचाव बढ़ गया है स्ट्रिंग के अंदर, टेंशन बढ़ गई है। टेंशन बढ़ गई है तभी तो नॉर्मल फोर्स आपका कम हुआ है, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पे 200 ग्राम्स का मैं और लगा देता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल 200 ग्राम्स का लगा, देखो अगर ये देखो टेंशन और बढ़ गई है, और इलोंगेट हो गया है, टेंशन और बढ़ गया, और नॉर्मल फोर्स और कम हो गया है। नॉर्मल फोर्स कम होता जाएगा, जैसे आप फोर्स इधर वाला बढ़ाते जाओगे, जैसे टेंशन बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे आपका नॉर्मल फोर्स जो है वो आपका कम होता चला जाएगा। और टेंशन निकाल कैसे रहे हो, टेंशन हम इधर से निकाल रहे हैं, इसके फ्री बॉडी डायग्राम से निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टी लगा हुआ है, यहाँ पे mg लगा हुआ है, तो यहाँ से t इक्वल टू mg हो जाएगा। यहाँ से टेंशन नहीं निकालोगे आप, क्योंकि यहाँ पे तो नॉर्मल फोर्स भी तो है ना, यहाँ पे 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक नीचे वाले इसकी वजह से नॉर्मल फोर्स, एक ऊपर की टेंशन, और एक mg। यहाँ पे जबकि 2 ही फोर्स है, क्योंकि इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स है नहीं ना, फ्री है ये, तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स कोई नहीं है। चलिए, तो फिलहाल आप देख पा रहे होंगे कि मैंने ऑलमोस्ट आपका ये मान के चलिए 800 ग्राम मैंने यहाँ पे लगा रखा है। तो 200G होना चाहिए था नॉर्मल फोर्स, तो 200 ग्राम्स को दिखाना चाहिए था ये, लेकिन 298 दिखा रहा है। इसका मतलब ऑलमोस्ट 100 ग्राम का यहाँ पे एरर है, वो फ्रिक्शन वगैरह की वजह से ऐसा एरर आ रहा है। चलिए अब 100 ग्राम में और इंक्रीज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने 100 ग्राम और इंक्रीज किया, ये थोड़ा और इलोंगेट हो गया क्योंकि टेंशन बढ़ गई, ठीक है, और नॉर्मल फोर्स आपका और कम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, और जरा इसको 100 को और इंक्रीज कर रहा हूं मैं, 100 ग्राम्स को मैं और इंक्रीज कर देता हूं। तो ये मैंने 100 ग्राम्स और इंक्रीज कर दिया। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए पूरा 1 किलोग्राम है, और इधर भी 1 किलोग्राम है, ठीक है। तो टेंशन जो है ये mg के बराबर है, और यहाँ पे भी इसका मास mg है, और ऊपर टेंशन भी mg हो गई। तो नॉर्मल फोर्स अब क्या होना चाहिए, 0, लेकिन नॉर्मल फोर्स तो कुछ ना कुछ दिखा रहा है। इसका क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जो इधर 1000G जो था वो सारा का सारा इधर नहीं ट्रांसफर हुआ है। क्यों नहीं ट्रांसफर हुआ, क्योंकि यहाँ पे कुछ फोर्स यूज हो गया, यहाँ पे जो फ्रिक्शन है उसको हैंडल करने में, या पुली जो है ना, ये इनमें स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से थोड़ा बहुत ये असर देखने को मिला है अपने को, तो वो सारा का सारा इधर ट्रांसफर नहीं हुआ है दोस्तों, दैट्स वाई ये दिक्कत आ रही है। और इसी वजह से लिफ्ट भी नहीं हो रहा, देखो ध्यान से, अभी भी कॉन्टैक्ट बना हुआ है। जैसे ही नॉर्मल फोर्स 0 हो जाएगा, ये कॉन्टैक्ट ब्रेक होगा, और कॉन्टैक्ट ब्रेक होते ही ये लिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं एक काम करता हूं, मैं इसके ऊपर 100 ग्राम्स और इंक्रीज कर देता हूं, ठीक है, सो दैट मैं इसको आपको दिखा सकूं कि नॉर्मल फोर्स कैसे आपका 0 हो जाएगा। तो जरा देखिए, फिलहाल हमने 100 ग्राम्स और लगा दिया, स्टिल आपका 30 ग्राम्स जो है वो आपका 34 ग्राम्स आपको और लगाना पड़ेगा। तो चलिए मैं एक काम करता हूं, मेरे पास 34 ग्राम्स है, तो मैं उसको लगा देता हूं दोस्तों।
तो सबसे पहले 20 ग्राम को मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये लीजिए, एक मिनट, ये मैंने 20 ग्राम्स को और एक्स्ट्रा डाल दिया है। स्टिल मुझे 17 ग्राम्स और लगाना है, तो 17 ग्राम्स के लिए 5 ग्राम और ये 10 हो गया है। ओके, हाँ जी, अब आप देख पा रहे होंगे ये जो है ये लिफ्ट हो रहा है। आई होप आपको समझ आया कि कैसे आपका नॉर्मल फोर्स 0 हो गया। नॉर्मल फोर्स 0 होते ही आपका क्या हुआ बताओ, ये लिफ्ट हुआ, ठीक है। और यहां पे नॉर्मल फोर्स 0 दिखाया है इसने। तो पॉइंट को समझिए कि कैसे आपका जो नॉर्मल फोर्स है वो काम करता है। मैं इसको एक बार जरा इसको निकाल देता हूं कि मैंने थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज कर दिया। तो फिलहाल अगर आप ध्यान से देखें तो ये फिलहाल ये ऑलमोस्ट रुका हुआ है। एक मिनट, मैं इसको, हाँ जी, जरा देखिए दोस्तों, ये फिलहाल अगर आप ध्यान से देखें तो ये 72 ग्राम्स का अभी भी आपको नॉर्मल फोर्स दिखा रहा है। असल में दिखाना नहीं चाहिए, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ऐसा हो रहा है। क्योंकि यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 100 + 500 600, 600 800 900 1000 1050 ग्राम मैं इधर लगा रहा हूं, जबकि इधर 1000 ग्राम ही है, 1000 ग्राम ही है। तो आइडली तो ये होना चाहिए था कि ये ऊपर उठ जाना चाहिए था, नॉर्मल फोर्स 0 आना चाहिए था। वो इसलिए दिखा रहा है बिकॉज सारा का सारा फोर्स इधर ट्रांसफर नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ थोड़ा बहुत फ्रिक्शन एंड उनकी वजह से, ठीक है। और थोड़ा बहुत इसमें एरर भी होगा। तो अब एक काम कर रहा हूं मैं, 50 ग्राम और यहां पे लगा रहा हूं। तो 50 ग्राम जब मैंने और लगाया तो आपने देखा कि टेंशन और बढ़ गई। टेंशन और बढ़ने से यहाँ पे केवल अब 18 ग्राम का ही नॉर्मल फोर्स रह गया है, ठीक है। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं जरा 20 ग्राम का और इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। तो 20 ग्राम का मैंने और यहाँ पे फोर्स जो है वो इंक्रीज कर रहा हूँ मैं। तो 20 ग्राम्स का मैंने और इंक्रीज कर दिया। अब आप देख सकते हो बिल्कुल 5 ग्राम का 6 ग्राम का नॉर्मल फोर्स बचा है। तो एक काम करता हूँ, मैं 5 ग्राम्स को और इंक्रीज कर दे रहा हूँ। तो जैसे मैंने 5 ग्राम को लगाया, अब जो है ये बिल्कुल नॉर्मल फोर्स 0 पे आ गया। देखो ध्यान से, ये उठना शुरू हो गया, ये घूमना शुरू हो गया। इसका मतलब नॉर्मल फोर्स ऑलमोस्ट। तो जैसे ही कॉन्टेक्ट ब्रेक होगा ना, नॉर्मल फोर्स यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। नॉर्मल फोर्स मेरा यहाँ पे 0 हो गया। तो अब यहां पे क्या हुआ है, अब यहां पे टेंशन जो है वो आप चाहे इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो, क्योंकि यहां पे नॉर्मल फोर्स गायब हो चुका है। नॉर्मल फोर्स अगर गायब हो चुका है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो यहां पे इसका जो mg होगा, जो इसका यहां पे mg होगा, उतना ही मेरा क्या होगा, टेंशन होगी। सिमिलरली इधर से भी आप निकाल सकते हो, जितना mg होगा उतनी मेरी यहां पे टेंशन होगी। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि जैसे ही एक बार मूव होना शुरू हो जाता है ना, तो फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को बदल लेता है। तो उसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत, ये एक बार चलना शुरू होता है तो आपको थोड़ा दिखना शुरू हो गया, सर ये तो उठ गया है तो उस पे, जबकि ये रुकना चाहिए था, ठीक है। ये तो उठ गया। उठ इसलिए गया भैया क्योंकि जैसे ही एक बार ये मूव होना शुरू हो जाता है, जैसे मूव होना शुरू हो जाएगा फिर ये चलता रहेगा, फिर ये चलता रहेगा, ठीक है। ये एक बार मूव होना शुरू हो गया तो फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, तो उससे आपका चलना स्टार्ट हो जाता है। बट एनीवे, आपने देखा कि कैसे हम टेंशन को बढ़ाते हैं तो नॉर्मल फोर्स कैसे कम होता है, एंड किस तरह से हम इस चीज को देख सकते हैं। अब हमने एक लास्ट एक्सपेरिमेंट और किया था। अब दूसरे हिस्से में आते हैं। आपने देखा था कि एक पॉइंट के बाद जो है वो ब्रेक हो गया था, आपकी जो रस्सी थी वो आपकी ब्रेक हो गई थी। उसमें हमने जो मास रखा था वो 1.95 ग्राम्स का रखा हुआ था। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 1.95 ग्राम्स का मास रखते हैं और उसके बाद जरा देखते हैं कि इधर से फिर से इंक्रीज करते हैं मास को और देखते हैं कि इसकी जो टेंशन की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी, टेंशन की स्ट्रेंथ जो है वो हमारी निकल के आती है इस रस्सी की। हम टेंशन की स्ट्रेंथ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि कब रस्सी जो है वो ब्रेक होगी और जिस मास पे ब्रेक होगी उससे हम टेंशन की स्ट्रेंथ को निकाल सकते हैं कि किस टेंशन पे रस्सी ब्रेक हुई है, ठीक है। तो चलिए इसके दूसरे हिस्से में मिलते हैं और रस्सी की जो स्ट्रेंथ है उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हम इस एक्सपेरिमेंट के नेक्स्ट हिस्से में हैं और अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मेरे जो मास है, मतलब थोड़ा इस बार मैं मेजर करके नहीं दिखा रहा हूँ, ये 1.95 ग्राम्स है, ठीक है। ये पूरा जो टोटल मास इधर 1.95 ग्राम्स है। हालांकि वो 1.95 रीड नहीं कर रही है, ये 0.9695 रीड कर रहा है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि 1 किलोग्राम का यहाँ पे इधर होना चाहिए, क्योंकि आप 1.95 माइनस 1 किलोग्राम करोगे तभी तो 0.95 दिखेगा ना नॉर्मल फोर्स, ठीक है। लेकिन वो तो 0.95 या 0.97 नॉर्मल फोर्स दिख रहा है, बट इधर जो मास है वो 1 किलोग्राम तो ये है, उसमें एक्स्ट्रा भी हमने रखा हुआ है कुछ 100 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा ही है बल्कि, ठीक है, क्योंकि ये भी हमने एक हैंग करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया है। तो कुल मिला के आप ये मान के चलिए कि फिलहाल जो है हम इधर से अब मास को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। और ये रस्सी इस बार ब्रेक होनी चाहिए, जैसे कि लास्ट केस में ब्रेक हुई थी, क्योंकि टेंशन फोर्स जो है वो पूरे 1.95 को उठा नहीं सकती,
ठीक है। टेंशन फोर्स इसको लिफ्ट नहीं कर पाएगी 1.95 ग्राम, हमने लास्ट टाइम देखा था। तो देखते हैं कि कितने पे ब्रेक होती है ये, और उससे हम टेंशन की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। कौन से, जिस टाइम ये ब्रेक होगी उस टाइम नॉर्मल फोर्स कितना है वो अपने को आंसर दे देगा यहाँ पे, कि यहाँ पे कितना नॉर्मल फोर्स लग रहा है, और mg हमें पहले ही पता है इसका। तो टेंशन हम यहाँ पे निकाल लेंगे कि कितनी टेंशन को ये रस्सी जो है वो हैंडल कर सकती है, ठीक है। तो चलिए, इसके लिए मुझे सुनील की जरूरत पड़ेगी। सुनील जी, आपको एक बार आना होगा, क्योंकि जैसे ब्रेक होगा ये गिरेगा तो आपको इसको होल्ड करना है, ठीक है। तो आप इस तरफ आ जाएं और इसको जरा अपना हाथ को थोड़ा सा यहाँ पे रखिएगा, और ऐसा रखिए कि सो दैट ये रीडिंग भी हमारी जो है ना वो ध्यान मतलब रहे आगे, एंड थोड़ा सा नज़दीक रखिएगा हाथ को, बिकॉज ये जैसे गिरेगा एकदम से टूटेगा। तो ठीक है, तो मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, धीरे धीरे इधर का मास जो है वो इंक्रीज़ करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो ज़रा देखिए, मैं सबसे पहले 50 ग्राम मैंने इंक्रीज़ किया, और यहाँ पे अभी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। अभी और फिर से मैंने 50 ग्राम्स को और इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। अभी भी ये सेफ़ है, रस्सी नहीं टूटी है, लेकिन टेंशन बढ़ती जा रही है, नॉर्मल फोर्स कम होते जा रहा है, ठीक है। अभी भी आपका ये सेफ़ है, ठीक है। 50-50 में इंक्रीज़ कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए कि 760, इसका मतलब 1 किलोग्राम से ज़्यादा का टेंशन आ गया है अब यहाँ पे, ठीक है। तो सुनील जी, मैं अब 50 को और इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद थोड़े से कम मासेस को इंक्रीज़ करना शुरू करूँगा भाई। ज़रा देखिए दोस्तों, ये मैंने 50 को और इंक्रीज़ कर दिया। चलिए फर्दर 50 को कर रहा हूँ मैं, और यहाँ से मैं ऑलमोस्ट 50 को मैंने और इंक्रीज़ कर दिया। रेडी है? ओके, ठीक है। अब मैं क्या एक काम कर रहा हूँ, मैं 20-20 ग्राम को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ठीक है, 20-20 ग्राम्स को इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो ये मैंने 20 ग्राम्स लिया, एंड ठीक है जी। अब ज़रा देखिएगा, थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा क्योंकि गिरेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं फिर से 20 ग्राम को और डाल रहा हूँ, तो ये मेरा 20 ग्राम्स और हो गया है। ओके, अभी तक ये ब्रेक नहीं हुआ है दोस्तों, लेकिन ये लिफ्ट भी नहीं हुआ है, आप देख सकते होंगे, क्योंकि लिफ्ट होगा भी नहीं है, उससे पहले ही ये आपकी ब्रेक हो जाएगी रस्सी, ठीक है। ये हमारा और हमने डाला, ठीक है, 20 ग्राम में और डाल रहा हूँ, ओके, एंड 20 ग्राम्स मेरा और इंक्रीज हो गया। ओके, आप देख पा रहे होंगे नॉर्मल फोर्स ऑलमोस्ट बिल्कुल परफेक्ट। तो दोस्तों चलिए, ये हमारी थोड़ी नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। एनीवे तो आपने देखा कि नॉर्मल फोर्स जो है 0.6 जो था, तब जो है आपका ये रस्सी जो है ब्रेक हुई। तो अब आपको देखो mg पता है 1.95 इंटू जी, नॉर्मल फोर्स आपको पता है 0.6 इंटू जी। टेंशन आप निकाल सकते हो कि टेंशन की वैल्यू, ये जो रस्सी थी ये कितने टेंशन को हैंडल कर सकती थी। तो ये रस्सी की जो स्ट्रेंथ है वो ऑलमोस्ट आप निकाल सकते हो 1.95 इंटू जी डाउनवर्ड है, और नॉर्मल फोर्स 0.6 जी अपवर्ड है, और टेंशन भी अपवर्ड है। तो T प्लस 0.6 जी इक्वल टू 1.95 जी। तो 1.95 में से 0.6 को माइनस कर दो बस, तो कितना रह जाएगा 1.35। 1.35 किलोग्राम जो है वो इस स्ट्रिंग की स्ट्रेंथ है भाई। इतने किलोग्राम को ये स्ट्रिंग उठा सकती है। इस पॉइंट पे इससे अगर ज़्यादा डालोगे तो ये ब्रेक हो जाएगी। तो अगर इसका मैं टेंशन स्ट्रेंथ निकालूंगी कितने टेंशन को हैंडल कर सकती है, तो 1.35 इंटू जी, इतने फोर्स को ये जो स्ट्रिंग है ये उठा सकती है। इससे अगर ज़्यादा फोर्स कर दिया तो आपकी ये ब्रेक हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ आया, और इससे आप स्ट्रेंथ निकाल सकते हो कि कैसे हम रस्सी की स्ट्रेंथ निकालें, टेंशन कितनी टेंशन को हैंडल कर सकती है उसको हम कैसे कैलकुलेट करें। लेकिन अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इसके अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, और इसका एक और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट जो है उसको हम जरा देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, और उसके अगले हिस्से को परफॉर्म करके देखते हैं। तो दोस्तों आपने लास्ट एक्सपेरिमेंट देखा, और हमने रस्सी की जो स्ट्रेंथ थी, कितने फोर्स को, कितने टेंशन को ये हैंडल कर सकती है, उसको हमने कैलकुलेट किया, और वो निकल के आई 1.35 जी के राउंड, कि 1.35 जी से अगर ज़्यादा फोर्स इसके ऊपर लगाओगे तो ये ब्रेक हो जाएगी। ये हमने देखा था लास्ट एक्सपेरिमेंट में। तो अभी मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ, टेंशन के ऊपर ही है वो एक्सपेरिमेंट भी, तो उससे भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो ज़रा देखिए, मेरे पास 2 ब्लॉक हैं दोस्तों, और मैं इनका अगर मास देखना चाहूँ तो ये ब्लॉक जो है ये ऑलमोस्ट 1 किलोग्राम का ब्लॉक है, 997 ग्राम्स का है। और ये वाला जो ब्लॉक है ये आपका अगेन ये भी ऑलमोस्ट 1 किलोग्राम का ब्लॉक है।
तो दोनों को अगर आप मिला दोगे तो 2 किलोग्राम इनका मास हो गया। तो इनके ऊपर जो ग्रेविटी की वजह से फोर्स लगेगा, अगर दोनों ब्लॉक को एक साथ अगर मैं देखूं और इनको इकट्ठा ही उठाने की कोशिश करूं, तो इनके ऊपर नेट ग्रेविटी का जो फोर्स है वो 2g लगेगा। और अगर मैं इनको लिफ्ट करना चाह रहा हूं तो मुझे एटलीस्ट 2g से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी मैं इनको लिफ्ट कर पाऊंगा। तो क्या इस रस्सी से मैं इनको लिफ्ट कर सकता हूं? आंसर इज नो। ये रस्सी से आप लिफ्ट नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे रस्सी से लिफ्ट? बिकॉज जो रस्सी है वो तो आपका केवल 1.35g तक ही हैंडल कर सकती है। तो चलिए इसको जरा इससे उठाने की कोशिश करते हैं एंड फिर इसके बाद देखते हैं कि भाई, तो ऑब्वियसली रस्सी टूट जाएगी, हमें पता है, लेकिन इसके बाद एक इंटरेस्टिंग पार्ट इसका आएगा। तो चलिए पहले मैं इसको बांध देता हूं एक बार इस रस्सी को, और फिर इसको उठाने की कोशिश करते हैं भाई। ठीक है, देखते हैं कि ये रस्सी इसको उठा पाती कि नहीं उठा पाती। तो ये वाला पहला तो आप कई बार देख चुके हो। ठीक है, आपने लास्ट एक्सपेरिमेंट में भी देखा था, लास्ट एपिसोड में भी देखा था, और लास्ट एक्सपेरिमेंट भी जो हमने किया था जिसमें हमने स्ट्रेंथ निकाली थी इसकी, उसमें भी आपने इसको ऑब्जर्व किया था। तो चलिए अब जरा मैं दोनों ब्लॉक को कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे 2 ब्लॉक कनेक्ट हो गए दोस्तों, एंड अब मैं इसको जरा रस्सी से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप सब लोग रेडी होंगे। ठीक है, तो देखिए ये पहले ही टूट गई। ठीक है, मतलब थोड़ा सा मैंने इसको जोर लगाया, उससे पहले ये आपकी ब्रेक हो गई। ठीक है, और ब्रेक होना भी था, यही हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। तो इसके ऊपर हम ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, बिकॉज ऑलरेडी हम कई बार देख चुके हैं। ठीक है, तो क्या मैं इस रस्सी से 2 किलोग्राम को उठा सकता हूँ? नहीं, आंसर है नहीं, नहीं उठा सकते हो। लेकिन एक टेक्निक है जिससे आप ऐसा कर सकते हो इसी रस्सी से। तो दोस्तों जरा देखिए, मैंने इनको दोनों ब्लॉक्स को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया पुली के थ्रू, और ऐसे कनेक्ट कर दिया। इसका 1 किलोग्राम है, इसका भी 1 किलोग्राम है। आप बोलोगे सर ये तो नीचे रखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, मैं दोनों को जरा लिफ्ट करता हूँ और दोनों को यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि रस्सी ब्रेक नहीं हो रही, और ब्रेक होनी भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए ब्रेक? आपने तो बोला, अभी भी देखो 2g लग रहा है, अभी भी तो 2g फोर्स लग रहा है ना, इसके ऊपर g, इसके ऊपर g, 2g लग रहा है, लेकिन रस्सी ब्रेक नहीं हो रही। पिछली बार भी 2g लगा था, 2g से तो ब्रेक हो गया था, लेकिन इस बार ब्रेक नहीं हो रही। इसका कारण है दोस्तों, अगर मैं इसका कोई भी ब्लॉक देखूं, सोचिए ये ब्लॉक देखें, ये रेस्ट पे है। अगर ये रेस्ट पे है तो क्या इसका आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे और इसके ऊपर टेंशन निकालोगे, कितनी आएगी? अगर ये रेस्ट पे ऊपर है तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या बनेगा? 0। तो अब जरा नेट फोर्स लगाइए। एक तो mg फोर्स है इसका 1g, क्योंकि 1 किलोग्राम का है, तो इसके ऊपर एक 1g नीचे की तरफ लगेगा, और एक आपका टेंशन लगेगा ऊपर की तरफ। और क्योंकि ये y डायरेक्शन में रेस्ट पे है, तो टेंशन की जो वैल्यू आएगी वो mg के बराबर ही आएगी। तो इसका मतलब यहां पे इस बार जो इस मैकेनिज्म में जो टेंशन है इसके अंदर, वो 1g के बराबर है। जबकि पिछले मैकेनिज्म में हमने दोनों ब्लॉक को एक साथ कनेक्ट किया हुआ था और दोनों ब्लॉक को उठा रहे थे, तो वहां पे जो टेंशन की वैल्यू थी वो 2g थी। तो इसका मतलब सेम रस्सी से अगर आप 2g को उठाना चाहते हो तो आप इस तरह से उठा सकते हो। यहाँ पे टेंशन की वैल्यू कम हो जाएगी एंड ये इजीली उठ जाएंगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, दोनों का मास जो है वो 1 किलोग्राम का है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है सुनिए, इंटरेस्टिंग है कि जहां पे मैं इनको छोड़ दूंगा ना, ये वहीं पे रुक जाएंगे। कुछ लोगों को ये लगता है कि अगर मास बराबर होंगे तो सर उनकी लेवल एक लेवल पे आके आने चाहिए, दोनों मास दोनों एक ही लेवल पे आने चाहिए। जरा सोचिए इस एक्सपेरिमेंट में अगर मैं फ्रिक्शन को चलो नेग्लेक्ट कर भी दूं, फ्रिक्शन अगर नहीं भी, हालांकि थोड़ा बहुत फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन अगर मैं नेग्लेक्ट कर भी दूं, तब भी आप इनको जहां पे भी छोड़ोगे ना, किसी भी पोजीशन पे छोड़ोगे इनको, ये वहीं पे आपका बैलेंस कर जाएंगे, ये वहीं पे रुक जाएंगे, ये मूव नहीं करेंगे। क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्यों ये मूव नहीं कर रहे जबकि बराबर मास है? जबकि आपने तराजू में देखा होगा कि तराजू में क्या होता है, दोनों तरफ जब इक्वल मास होता है तो तराजू बैलेंस हो जाता है, एक जगह पे आ जाता है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो रहा, यहां पे इक्वल मासेज है और मैं एक को ऐसे छोड़ रहा हूं और एक को यहां पे छोड़ रहा हूं, तो दोनों ही वहीं पे रुके रहते हैं। आप बोलोगे सर फ्रिक्शन इसको आने नहीं दे रहा, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन है पुली के अंदर, तो फ्रिक्शन है बट नेग्लिजिबल फ्रिक्शन है, इतना ज्यादा फ्रिक्शन नहीं है, उसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। अगर फ्रिक्शन ना भी होता ना तब भी ये ऐसा ही देखने को मिलता आपको, तब भी अगर जिनको जहां पे छोड़ोगे ये वहीं पे आपका वहीं के वहीं रुक जाएंगे। ऐसा क्यों है जरा दिमाग लगाइए। अगर इक्वल मासेज हैं तो जहां छोड़ोगे वहीं पे आपके रुक जाएंगे, उसका कारण है अगेन टेंशन। ठीक है, जरा देखिए कैसे। अगर मैं आपको बोलूं कि हमने इस पोजीशन पे इसको छोड़ा है, इस पोजीशन पे मैं इसको रोक रहा हूं, ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले इस रस्सी में टेंशन बताओ कितनी है, क्योंकि रेस्ट पे है तो जितना mg होगा उतना इसका टेंशन होगा, तो t की वैल्यू क्या होगी? mg। अब यहां पे आइए, यहां पे जो t है वो mg के बराबर और इसका नीचे की तरफ मास जो है वो भी mg है, तो नेट फोर्स इसके ऊपर क्या हो गया? 0। नेट फोर्स अगर इसके ऊपर 0 हुआ तो इसकी एक्सेलरेशन क्या आएगी? 0 आएगी। इसका मतलब जो जितना जहां पे ये रुका हुआ है वहीं पे रुका रहेगा, जहां पे ये रुका हुआ है वहां पे ये रुका रहेगा। अगर आप इसको इस पोजीशन में ले आओगे और यहां पे छोड़ दोगे तो अगेन ये यहां पे रुका रहेगा, क्योंकि यहां पे जो टेंशन है वो mg है और यहां पे नीचे की तरफ भी mg लग रहा है, और वही टेंशन अब इधर भी आ जाएगी,
ठीक है, जो टेंशन यहाँ पे वही टेंशन यहाँ पे इधर की तरफ आएगी, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे जो टेंशन है वो mg और नीचे की तरफ भी mg लग रहा है, तो ये भी आपका नेट फोर्स इसके ऊपर भी 0 है, नेट फोर्स इसके ऊपर भी 0 है। तो जहाँ पे इनको छोड़ोगे ये वहीं के वहीं रुक जाएंगे। ठीक है, तो आप टेंशन से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। रस्सी में जो टेंशन होती है, आप यहाँ एक पॉइंट से टेंशन निकाल लो, वही टेंशन फिर हर पॉइंट पे होगी भाई, ये ध्यान रखिएगा। वही टेंशन हर पॉइंट पे आप दिखा सकते हो। यहाँ पे टेंशन T है अलोंग द स्ट्रिंग, और यहाँ पे भी टेंशन T होगी अलोंग द स्ट्रिंग। T की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, और T की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, इस केस में mg होगी, इसमें 2 mg नहीं होगी, इसलिए रस्सी ब्रेक जो है वो नहीं हुई। तो दोस्तों आपने लास्ट एक्सपेरिमेंट देखा, आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। तो चलिए अब हम एक और एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं, और उससे भी आपको कुछ नए कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले सेटअप में। तो चलिए एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग रेडी हैं। ये एक्सपेरिमेंट जो मैं करने जा रहा हूं, इसको हम क्लासरूम में सोल्व कर चुके हैं। इसका जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है वो कर चुके हैं, लास्ट एपिसोड में हमने किया है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि कैसे हम इसको क्या परफॉर्म करने जा रहे हैं। इसके अंदर यहाँ पे पुली सिस्टम लगा हुआ है एक, और उसके ऊपर हमने कुछ मासेस को लगा रखा है। यहाँ पे 150 ग्राम है और इधर भी 150 ग्राम्स है, तो और दोनों रेस्ट पे हैं। तो हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं जो इस पुली सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स जो आएगा, यहाँ पे हमने एक लोड सेल लगा रखी है। अगर आप फोटो देखना चाहें तो फोटो में भी आपको नजर आ रहा होगा, ये एक लोड सेल है दोस्तों। ये लोड सेल क्या करेगी, जो टोटल इसके ऊपर फोर्स लग रहा है नीचे, ये लोड सेल के ऊपर कितना नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, वो ये लोड सेल रीड कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब फिलहाल जो है इन दोनों का सम को रीड कर रही है। ये m1 प्लस m2 वही दिखा रहा है, ये भी 150 है, ये भी 150 है, m1 प्लस m2 को रीड कर रहा है। लेकिन ये कैसे रीड कर रही है, इसका क्या लॉजिक है, तो जरा देखिए। मैं मान के चल रहा हूं कि यहाँ पे पुली में फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है, और ये स्ट्रिंग जो है ये अनस्ट्रेचेबल है। ठीक है, तो ये जब दो मैंने अजम्पशन ले लिए, इनसे मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब ये दो अजम्पशन वैलिड होते हैं तो उस केस में आप ये कह सकते हो कि जो टेंशन इधर आएगी, स्ट्रिंग में हर पॉइंट पे टेंशन सेम बन जाएगी। फिर कब बन जाएगी सेम, अगर इधर टेंशन इस स्ट्रिंग के अंदर T है तो इधर भी फिर T आएगी हर पॉइंट पे, अगर इसमें फ्रिक्शन नहीं है तो। ठीक है, और ये स्ट्रिंग जो है ये मासलेस है तो, और ऑब्वियसली ये अनस्ट्रेचेबल है तो। लेकिन अगर यहां पे फ्रिक्शन होता तो यहां पे जो टेंशन होती इस तरफ वाली, वो इस तरफ ट्रांसफर नहीं होती, उसका कुछ कम ट्रांसफर होता। जैसे कि आपने लास्ट टू लास्ट एक्सपेरिमेंट में देखा होगा, हम कुछ नॉर्मल फोर्स वाला, जब मैंने आपको बताया था कि कैसे नॉर्मल फोर्स चेंज होता है, तो उस केस में आपने देखा था कि कुछ फोर्स हम लोग लगा रहे थे, वो सारा का सारा फोर्स दूसरी तरफ ट्रांसफर नहीं हो रहा था, उसका कम ट्रांसफर हो रहा था। वो इसलिए हो रहा था बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, उसकी वजह से दिक्कत आई थी, वो सारे के सारे टेंशन दूसरी तरफ ट्रांसफर नहीं होती है। बट फिलहाल मैं मान के चला हूं कि फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है। तो फिलहाल अगर मैं इसको देखूं तो ये रुका हुआ है और ये 300 ग्राम को रीड कर रहा है। अगर मैं इसके ऊपर इसका FBD के हिसाब से सोचूं तो ये रुका हुआ है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, इसके ऊपर यहाँ पे टेंशन T लग रही होगी और नीचे 0.15 इंटू G फोर्स नीचे लग रहा होगा, और दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये रुका हुआ है, रेस्ट पे है। रेस्ट पे तो नेट फोर्स 0 होगा, इसका मतलब T माइनस 0.15 G हैज टू बी इक्वल टू 0, क्योंकि एक्सेलरेट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब T की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.15 G। वही टेंशन यहाँ पे ऊपर की तरफ है, वही टेंशन यहाँ पे नीचे की तरफ एक्ट करेगी, क्योंकि टेंशन ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग दिखाते हैं। यहाँ पे ऊपर की तरफ दिखाओगे, यहाँ पे नीचे की तरफ दिखाओगे। वही टेंशन इधर भी आएगी दोस्तों, यहाँ पे ऊपर की तरफ आएगी और यहाँ पे नीचे की तरफ आएगी। टेंशन आप इधर से भी निकाल सकते थे, इसका अगर FBD देखोगे तो यहाँ पे टेंशन T ऊपर की तरफ है और 0.15 G नीचे की तरफ है। ठीक है, तो यहां से भी आप टेंशन को निकाल सकते हो, तो वही टेंशन आपकी हर जगह आप दिखा सकते हो, लेकिन अलोंग द स्ट्रिंग आपको दिखानी है। यहां पे ऊपर की तरफ दिखाओगे, यहां पे नीचे की तरफ, यहां पे नीचे की तरफ, और यहां पे ऊपर की तरफ आप टेंशन को दिखाओगे। ठीक है, अब आप इस पुली सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखें। इस पुली सिस्टम का FBD बनाइए। इस पुली सिस्टम में T यहां पे है और T यहां पे है, तो इसका मतलब है 2T नीचे की तरफ लग रहा है इस पे, क्योंकि ये रेस्ट पे है। तो 2T को बैलेंस करने के लिए एक T1 फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लगना चाहिए इसके ऊपर। तो इसका मतलब इस पुली सिस्टम के ऊपर एक T1 फोर्स ऊपर लग रहा है। इसका मतलब जो लोड सेल ऊपर लगी हुई है, S टाइप लोड सेल, वो इस सिस्टम के ऊपर T1 फोर्स ऊपर की तरफ लगा रही है। और एक्शन रिएक्शन पेयर क्या कहता है, एक्शन रिएक्शन पेयर ये कहता है कि अगर ये लोड सेल इसको अगर T1 फोर्स से ऊपर की तरफ खींच रही है, तो ये नीचे वाला जो पुली सिस्टम है वो लोड सेल को उतना ही फोर्स से नीचे की तरफ खींच रहा होगा। इसका मतलब इस लोड सेल के ऊपर T1 फोर्स नीचे की तरफ लगा हुआ है। सही बात है, लोड सेल के ऊपर T1 फोर्स नीचे की तरफ लगा हुआ है। और T1 की वैल्यू क्या है बताओ जरा। जब आपने इसका FBD बनाया तो T1 की वैल्यू क्या थी, 2T के बराबर थी, और 2T का मतलब 0.15 G का डबल कर दो तो 0.3 G आना चाहिए। 0.3 G को G हटा दो आप, तो यहाँ पे 0.3
जो है इतना किलोग्राम का ये आपको मास दिखाएगा, ये बिल्कुल सही दिखा रहा है, इसका मतलब लोड सेल के ऊपर बिल्कुल सही है। इस तरह से आप टेंशन को ऑब्जर्व कर सकते हो कि कैसे हमारी रीडिंग आ रही है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग क्या है जरा देखिए, इंटरेस्टिंग इसमें यह है कि अगर मान लीजिए, अच्छा ये ध्यान देना भाई, दोनों इक्वल मासेस है, इक्वल मासेस को मैं जहां पे भी रोकूंगा वो वहीं रुक जाएंगे। इक्वल मासेस की एक खास बात होती है, वो बैलेंस नहीं करेंगे, कहीं आपको लगे कि एक जगह पे आके रुकेंगे ना, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इक्वल मासेस जो होते हैं वो एक जगह, कहीं जहां पे रोकोगे वहीं पे रुक जाएंगे, बेशक इनमें फ्रिक्शन हो या ना हो। ठीक है, जरा देखिए दोस्तों, अब मैं आपको एक और चीज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, और वो क्या चीज है, मैं काम करता हूं, मैं इसके अंदर 100 ग्राम्स को और इंक्रीज कर देता हूं। तो मैंने इधर 100 ग्राम्स इंक्रीज कर दिया है, इसका मतलब अब इधर कितना हो गया, इधर हो गया 250, और इधर कितना हो गया, इधर हो गया 150। अच्छा एक चीज और इंटरेस्टिंग, जरा देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने हाथ को यहां पे रोकने की कोशिश कर रहा हूं, जरा देखिएगा, अपने हाथ को यहां पे होल्ड कर रहा हूं, तो होल्ड कर रहा हूं, तो रफली ये 500 के अराउंड दिखा रहा है। थोड़ा बहुत मेरा हाथ हिल रहा है ना, उसकी वजह से रीडिंग वेरी कर रही है, कहीं आपको लग रहा हो कि 500 तो नहीं दिखा रहा सर, वो मेरा हाथ ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे होने से आपका जो मास है वो बदल जाता है। ठीक है, ये 500 क्यों दिखा रहा है अभी बताओ, इसको तो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, ये 500 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि आप खुद सोचिए, ये अगर रेस्ट पे है, अगर मैं इसको रेस्ट पे मान लूं, तो ये है 0.25 G, इसका फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है 0.25 G, उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, तो इसका मतलब आपके पास क्या आ गई, आपके पास टेंशन आ गई यहाँ पे 0.25 G ऊपर की तरफ, वही टेंशन यहाँ पे, वही टेंशन यहाँ पे, इसका मतलब इस बार 0.25 G इधर है, 0.25 G इधर है, दोनों का सम करोगे तो आपके पास कितना बन जाएगा 0.5 G, इसलिए 0.5 को रीड कर रही है। ठीक है, 0.5 को रीड कर रही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्टडी कर दूं, थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड कर दूं, तो ये रफली 0.5 G के राउंड आएगा। थोड़ा बहुत ये फ्लक्चुएशन इसलिए आ रहा है बिकॉज ये हिल रहा है और मेरा हाथ भी स्टडी नहीं है। इंटरेस्टिंग क्या है इसमें, इंटरेस्टिंग ये है, जरा देखिए इसको, इंटरेस्टिंग मैं इसमें क्या है जरा देखिए, मैंने इसको तो मैं खैर अपना होल्ड ही किया हूँ, इसको मैं इसका कोई रोल नहीं है। इंटरेस्टिंग ये है कि जब मैं इसको तेजी से ऊपर लेके जा रहा हूँ तो रीडिंग बढ़ रही है, और जब मैं इसको नीचे ला रहा हूँ तो रीडिंग कम हो रही है। जैसे मैं उसको ऊपर लाऊंगा रीडिंग बढ़ेगी। क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्यों ऐसा हो रहा है? जब मैं इसको तेजी से ऊपर लेके जा रहा हूं तो ये ज्यादा मास को रीड कर रहा है, और जब मैं नीचे ला रहा हूं ये कम मास को रीड करेगा। जरा देख लीजिए एक बार, तेजी से ऊपर ला रहा हूं तो ये ज्यादा मास को रीड करेगा, और कम नीचे ला रहा हूं तो कम मास को रीड करेगा, ऊपर ला रहा हूं ज्यादा मास को रीड करेगा। ठीक है, कुछ मोमेंट के लिए, जब तक ये ऊपर उठ रहा है तब तक करेगा ऐसा, ठीक है, उसके बाद नहीं करेगा। एनीवे, तो ये आप जरा सोचिएगा, मैं अगले एक्सपेरिमेंट में आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट फिलहाल जरा देखिए, फिलहाल यहाँ पे कितना है 250 है, और मैं अगर इसको यहाँ पे होल्ड कर दूं तो ये 500 के अराउंड दिखाएगा, 0.5 G के अराउंड दिखाएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं इधर से इसको होल्ड कर लूं, इसको होल्ड कर लूं और यहां पे इसको रोक दूं, जरा देखिए, इसको मैं अपने हाथ में उठा लेता हूं और इसको मैं रोक रहा हूं। अब जरा देखिए, अब ये अगेन 0.3 G को दिखाएगा, और दिखाना भी चाहिए 0.3 G को, बिकॉज ये रेस्ट पे है। रेस्ट पे तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो क्या होगा, 0.15 G इधर है तो 0.15 G इधर होगा, 0.15 G नीचे की तरफ यहाँ पे होगा, तो दोनों का सम करोगे तो 0.3 G ये दिखा देगा, क्योंकि मैंने इसको होल्ड किया हुआ अपने हाथ पे, मैं फोर्स अपने हाथ से यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो टेंशन होगी वही टेंशन यहाँ पे होगी, वही टेंशन वहाँ पे दोनों जगह पे होगी, तो वहाँ से आप फ्री बॉडी डायग्राम बना के आप ये देख सकते हो। तो बेसिकली ये जो है ये यहाँ का टोटल सम को दिखा रहा है टेंशन के। ठीक है, अब जरा देखिए, अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, जरा देखिए, अब इधर है 250 और इधर कितना है, इधर है 150, टोटल सम जो है वो 400 ग्राम्स का है। अब जैसे मैं इसको छोड़ूंगा और जब दोनों हवा में होंगे, आपको क्या लगता है, क्या ये 400 दिखाएगा? आपने अगर लास्ट एपिसोड ध्यान से देखा हो तो रिजल्टेंट जो T1 आएगा वो 400 नहीं आएगा, वो कितना आएगा, वो 4 टाइम्स ऑफ m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 आएगा। 4 टाइम्स ऑफ, अगर मास में देखूं, रिजल्टेंट मास अगर यहां पे देखूं तो वो आएगा 4 टाइम्स ऑफ m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। चलिए, थोड़ा बहुत एरर आ सकता है, ठीक है, तो मैं जरा इसको परफॉर्म कर रहा हूं, मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूं भाई, जरा देखिएगा 1 2 3। तो आपने देखा कि ड्यूरिंग द मोशन, जब मोशन हो रहा था, इसको हम स्लो मोशन में भी दिखाएंगे अब आपको, तो ड्यूरिंग द मोशन ये जो आपका मास है ये आपका 400 नहीं दिखा रहा था, 400 से ये आपका थोड़ा सा कम दिखा रहा था, और कम दिखाना भी चाहिए। ठीक है, तो वो चीज हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। इस सिचुएशन को अगर आप देखोगे तो इस सिचुएशन में ध्यान से देखिए, इस सिचुएशन में हमने उसको नीचे रख दिया है। अब ये कितना दिखा रहा है,
307 300 के अराउंड दिखा रहा है, थोड़ा बहुत एरर इसमें आप लेके चले। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? लॉजिक आपके सामने है, ये रेस्ट पे है, यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम लोग, इसके ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे। इस पे भी लगा सकते हो न्यूटन सेकंड लॉ नीचे वाले पे, लेकिन वहां पे एक नॉर्मल फोर्स भी आ गया ना, तो इसलिए आप वहां से बचें। नॉर्मल फोर्स आपको पता नहीं कितना है वहां पे, तो इसलिए आप इधर से एफबीडी लगा दो ना, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल फोर्स तो है नहीं, कोई कॉन्टेक्ट तो है नहीं, तो यहाँ पे टेंशन टी है और नीचे 0.15 जी है, वही टेंशन यहाँ पे आ जाएगी, वही टेंशन यहाँ पे आ जाएगी, और उनका सम आप करके निकाल सकते हो कि अब कितना रीड करेगा। आई होप आपको ये टेंशन वाला जो कंसेप्ट है समझ आया। अब एक काम करते हैं, एक और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और उसमें एक और चीज को एनालाइज करते हैं। अभी जो मैं आपको बता रहा था कि ना, जब मैं इसको ऊपर खींचूंगा तो मास जो है वो एकदम से ज्यादा दिखाएगा, और जब नीचे की तरफ आ रहा होगा तो मास को कम दिखाएगा। ये उस चीज को जरा ऑब्जर्व करते हैं और उससे एक इंटरेस्टिंग चीज जो है उसको जरा देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर अगले एक्सपेरिमेंट में मिलते हैं और उसको परफॉर्म करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, और एक्सपेरिमेंट का सेटअप अगेन मेरे पास रेडी है। यहाँ पे देखिए, इस बार मैंने 1 किलोग्राम का मास रखा है, नीचे 1000 ग्राम का रखा हुआ है, और यहाँ पे स्ट्रिंग जो लगाई है वो मैंने दूसरी स्ट्रिंग लगाई है, पतली स्ट्रिंग, जो ऑलरेडी जिसकी आप टेंशन की जो स्ट्रेंथ है वो आप निकाल चुके हो कि मैक्सिमम टेंशन ये कितना हैंडल कर सकती है। 1.35 जी, 1.35 इंटू जी के बराबर जो टेंशन है वो ये हैंडल कर सकती है। अगर इससे ज्यादा टेंशन हो गई तो ये ब्रेक हो जाएगी। अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या है? इसमें इंटरेस्टिंग है कि हम इस टेंशन को, जो इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आएगी, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल करोगे भाई? आप किस स्पीड से उसको ऊपर ले जा रहे हो या किस स्पीड से उसको नीचे ला रहे हो, उस पर डिपेंड करेगी टेंशन। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको जरा मैं पहले स्लो स्लो ऊपर लेके आता हूं, जरा देखिएगा ध्यान से। मैं बिल्कुल आराम से इसको ऊपर उठा रहा हूं, 1 किलोग्राम है ये, और आराम से मैं ऊपर उठाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ऊपर उठ भी जाएगा। और आपकी रीडिंग देखो 2.145 या समथिंग ऐसे कुछ दिखा रहा है, 2 नहीं दिखा रहा है एग्जैक्टली, जबकि एग्जैक्टली दिखाना चाहिए 2। वो इसलिए नहीं दिखा रहा बिकॉज ये ऊपर की तरफ क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है, दैट्स वाई ये 2 से ज्यादा रीडिंग दिखा रहा है। तो अगर मैं आराम से चलूंगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका रीडिंग को जो है वो बिल्कुल आपका ये सही दिखाएगा। ठीक है, मतलब ये, और स्ट्रिंग ब्रेक भी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जरा देखिएगा, अगर मैं इसको तेजी से ऊपर लाने की कोशिश करूं, इसको मैं फास्ट एक्सेलरेट करूं ऊपर की तरफ, तो ऐसा हो सकता है कि इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो आपकी बढ़ जाए। ठीक है, जरा देखते हैं कैसे। तो उसके लिए सुनील को मैं बुलाना चाहूंगा। सुनील जी, एक बार आप आइए, और थोड़ा सा ये टूटेगा, ब्रेक होगी स्ट्रिंग, क्योंकि मैं इसको तेजी से ऊपर लाने की कोशिश करूंगा तो ब्रेक होगी, तो आपको इसको कैच करना है। मैं नहीं चाहता कि नीचे ये हिट करे। ठीक है, तो पहले मैं इसको हल्का सा ऊपर उठाता हूं, जरा देख लीजिएगा अभी मैं आराम से इसको ऊपर उठा रहा हूं। ठीक है, अब मैं तेजी से लेके जाऊंगा। सुनील जी, आप रेडी हैं? पक्का? 1 2 3। देखो, मैं इतनी तेजी से नहीं लेके गया तो टूटा नहीं, थोड़ा और तेजी से लेके जाता हूं। 1 2 3, तेजी से लेके गया तो स्ट्रिंग जो है वो टूट गई। आप बोलोगे सर ये स्ट्रिंग क्यों टूटी है, ये स्ट्रिंग ब्रेक क्यों हुई है? उसका कारण है दोस्तों। कारण क्या है, जरा मैं कारण को समझाता हूं कि उसका क्या कारण है। आप जरा न्यूटन सेकंड लॉ अगर आप इसके ऊपर लगाएं, इसके ऊपर अगर न्यूटन सेकंड लॉ लगाओगे तो इसके ऊपर एक टेंशन फोर्स है, जब ये एक्सेलरेट कर रही है ऊपर की तरफ तो एक टेंशन फोर्स है, एक mg फोर्स है इसके ऊपर नीचे की तरफ, इसके ऊपर नीचे की तरफ mg फोर्स है, ऊपर की तरफ टेंशन है। लेकिन इन दोनों का जो रिजल्टेंट है इस बार वो जीरो नहीं है, ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है। तो आप ये लिखोगे T माइनस mg मस्ट बी इक्वल टू ma। यहां से जब t की वैल्यू निकालोगे दोस्तों तो t की वैल्यू जो आएगी वो आएगी mg प्लस ma, m को बाहर ले लो, g प्लस a बन गया। तो टेंशन की वैल्यू एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब यहां पे जितना फास्ट इसको एक्सेलरेट करोगे उतना क्या होगा, उतना रस्सी के अंदर जो टेंशन है वो बढ़ जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जिस पॉइंट पे टेंशन जो है वो इतनी ज्यादा हो जाएगी कि रस्सी उसको हैंडल नहीं कर पाएगी और ब्रेक हो जाएगी। आपने लास्ट एक्सपेरिमेंट में देखा होगा कि लास्ट एक्सपेरिमेंट में हम जब उसको ऊपर की तरफ ले जा रहे थे तो मास बढ़ रहा था, और जब आराम से नीचे की तरफ ला रहे थे, मतलब जब नीचे की तरफ छोड़ रहे थे तो मास जो है कम हो रहा था ड्यूरिंग द मोशन। ऊपर ले जा रहा था तो मास ज्यादा हो रहा था, नीचे ला रहा था तो मास कम हो रहा था। उसका लॉजिक सिर्फ यही है कि जब आप ऊपर लेके जाते हो तो नेट टेंशन जो हो जाती है वो m इंटू जी प्लस ए हो जाती है। तो यहां पर टेंशन बढ़ गई थी, इधर भी टेंशन बढ़ गई थी, क्योंकि टेंशन तो हर जगह सेम रहेगी, तो ऊपर वाला जो लोड सेल है वो भी ज्यादा रीड करेगा। और जब आपकी एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड होती है, नीचे की तरफ जब एक्सेलेरेट कर रहा है ये, तो आप फ्री बॉडी डायग्राम लगाओगे तो लिखोगे mg
माइनस ऊपर वाला फोर्स T, दैट मस्ट बी इक्वल टू ma। तो यहां से जो T की वैल्यू आएगी जब नीचे की तरफ आ रहा है तब वो आएगा m इंटू जी माइनस ए, m इंटू जी माइनस ए। इसका मतलब इस बार टेंशन जब नीचे आ रहा है तो टेंशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नीचे आते टाइम टेंशन की वैल्यू मेरी कम हो जाएगी। तो इस मास को अगर मैं नीचे की तरफ ड्रॉप करता तो कभी रस्सी नहीं टूटती, लेकिन मैं ऊपर की तरफ इसको एक्सेलरेट कर रहा हूं तो एक पॉइंट तक की एक्सेलरेशन को ये हैंडल कर सकती है। अगर उससे ज्यादा तेजी से मैं ले जाने की कोशिश करूंगा तो रस्सी टूट जाएगी भाई, ठीक है, वो उतनी टेंशन को हैंडल नहीं कर पाएगी। तो आई होप आपको ये जो टेंशन का जो कंसेप्ट है ये आपको समझ आया। एंड आज का जो एपिसोड है इसमें हम इतना ही करेंगे। अभी हम एक नए फोर्स की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, स्प्रिंग फोर्स। और जब आपके स्प्रिंग फोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो जाएगा लॉज ऑफ मोशन में, फिर हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाएंगे और डिफरेंट सिचुएशन को हम इजीली टैकल कर पाएंगे। क्योंकि अभी हमें थोड़ी सी बेसिक जो चीजें हैं उनको समझना है। तो सबसे पहले हमने नॉर्मल फोर्स को समझा, अब हमने टेंशन फोर्स को समझा है, अब हम स्प्रिंग फोर्स की तरफ बढ़ेंगे। तो अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी एंड उस एपिसोड में स्प्रिंग फोर्स को पढ़ेंगे। तो आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू।